पढ़े। कई बार आपने सुना होगा कि कई विद्यार्थी 10-10 घंटे, कितने घंटे, मैं 15 घंटे लाइब्रेरी में पढ़ रहा हूँ, 12 घंटे लाइब्रेरी में पढ़ रहा हूँ। 12 घंटे और 15 घंटे, पहली बात तो कुछ पढ़ सकता नहीं भाई। कुछ इस तपती धूप में तिल मिला दे, कई मुरझाए हुए, कई खिलखिलाते सारे चेहरों को नमस्कार। सबसे पहले तो बच्चों ऐसी बात है कि आप काफी समय से इन विद्वानों का भाषण सुन रहे हो और भाषण सुनते सुनते आप पक भी गए हो, क्योंकि आप सब जानते हैं कि कोई डांस होता है, कोई संगीत कला का ऐसा काम होता है तो वो तो देखना, या कॉमेडी सर्कस ऐसा कोई चले तो आप बड़े आनंदमय होकर 2-2, 3-3 घंटे आराम से बिना कोई पलक झपकाए आराम से देख सकते हो। लेकिन जब भाषण कला की बात आती है ना, तो बड़ा मुश्किल होता है देखना। इसलिए मुश्किल होता है कि उसमें कुछ सारगर्भित बातें होती है और व्यक्ति के जीवन में अच्छी बातें बहुत कम लोग ग्रहण करने वाले होते हैं। और दूसरी बात यह भी है कि अच्छी बातें हैं वो बहुत धीरे धीरे अपने नजदीक आती है, और जो कम काम की बातें होती है ना, वो सुनते भी अपन बड़े चाव से हैं और फिर काम भी अपने वो ज्यादा नहीं आती। तो आपको जो बोर हो चुके हो, 1-2-3 प्रश्न पूछ लूं मैं, आपको जवाब दोगे आप? सबसे पहले तो आप एक बार जोरदार तालियां बजा दो। हाँ, ऐसे एक्टिव हो जाओ, है ना? बढ़िया तालियों से एक्टिव हो जाओ तो फिर सुनने में थोड़ा मजा आएगा। आप सारे हैं 10th क्लास के विद्यार्थी, और अब आप 10th क्लास पास करने के बाद आगे उच्च माध्यमिक विद्यालय में जाओगे, जहां पर भी पढ़ो वहां पर आगे फिर आपको गुरुजनों का आशीर्वाद देना है। आज का प्रोग्राम आपको विदाई समारोह का नहीं है, आपको सिर्फ शुभ आशीष देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए सारे गुरुजन आए हैं। विदाई का मतलब या आशीर्वाद का मतलब यह है कि आपको बार बार इस विद्यालय में आना है। आपने यहां से जो चीजें सीखी, यहां से आपने जो चीजें सीखी है, जो यहां से आपने कमाया है, वो वापस आपको यहां आके देना पड़ेगा। आपने कमाया तो खूब है, यहां से लिया तो खूब है गुरुजनों से, लेकिन वापस देने के लिए भी आपको आना पड़ेगा। यदि हम आपको विदाई दे देंगे तो फिर आप वापस नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए विदाई नहीं, आपको आशीर्वाद दिया जा रहा है कि कुछ समय के लिए आप, जैसे राम वनवास गए ना, वैसे कुछ समय के लिए आप यहाँ से बाहर निकलिए, आगे जाइए और शिक्षण संस्थान में पढ़िए, उच्च स्तर की कॉलेज लेवल की, पीजी लेवल की शिक्षा ग्रहण कीजिए, अच्छे पदों पर आसीन होकर वापस यहाँ आइए और फिर इस विद्यालय को और शानदार और सुनहरा बनाइए। ये जिम्मेदारी आपको दी जा रही है, इसलिए हम सारे गुरुजन वृंद यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात, मैं जहां कहीं भी जाता हूं भाषण के रूप में 4-5 पॉइंट फिक्स होते हैं। एक तो शिक्षा, दूसरा अनुशासन, तीसरा नशा और नशे की जड़ अपराध, और चौथा आपके जीवन का निर्माण, जिसको चरित्र निर्माण या व्यवहार का निर्माण कहते हैं वो। फिर उन चीजों पर आपको दोहराऊंगा। शिक्षा को सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी से जोड़कर ना देखें। शिक्षा आपके व्यवहार का निर्माण करती है। व्यवहार एक मनोविज्ञान है। शिक्षा को अपन सिर्फ इस लहजे से देख लेते हैं, और दूसरी बार यह भी देखते हैं कि जब पढ़ने के लिए अपने को स्कूल चयन करना होता है तो कहाँ जाना है, तो कि पापा प्राइवेट स्कूल में पढ़ना है। और प्राइवेट स्कूल में जो शिक्षक पढ़ाते हैं उनका मान सम्मान आदर करने की बात आती तो थोड़ी सी कमी आ जाती है। इस बात को भी थोड़ा सा भुलाना पड़ेगा। आपको रास्ते चलते हुए जिस व्यक्ति ने यह बताया है कि यहां से जाने पर तेरे ठोकर लग सकती है, वो भी तेरे जीवन का, आपके जीवन का गुरु है। इस बात का भी ध्यान रखना। वो किसी भी संस्था का हो, वो औपचारिक शिक्षा हो सकती है, अनौपचारिक शिक्षा हो सकती है, वो घरेलू लोग हो सकते हैं, वो विद्यालय के लोग हो सकते हैं। तो एक तो इस फर्क को इस दिमाग से मिटा देना है। फिर शिक्षा, दूसरा अनुशासन। जब अनुशासन की बात आती है ना, तो सबसे ज्यादा अनुशासन का निर्माण होता है आपके वातावरण से। आप अपने आसपास कैसा ओरा निर्माण करते हैं, कैसे वातावरण का निर्माण करते हैं। वातावरण का तात्पर्य यह है कि आपके दोस्त कैसे हैं, आपकी संगति कैसी है। मैं बहुत सारे विद्यार्थियों को जब गांव से बाड़मेर आते तब देखते हैं कि 90+ % बना के 10th और 12th में वहां आते हैं, लेकिन कुछ ही महीनों बाद उसमें लड़कियां भी शामिल है और बच्चे भी शामिल है, दोनों शामिल है। हालांकि वर्तमान का रेशियो थोड़ा सा गर्ल्स के पक्ष में ज्यादा है, टैलेंट में भी ज्यादा है
और रास्ता भटकने में भी ज्यादा है। इसलिए बच्चियों, आपकी तो विशेष जिम्मेदारी बनती है, आप बड़े खुश नसीब होंगे कि माता पिता आपको निजी संस्थाओं में पढ़ने और उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजते हैं। आपको यहाँ दिखाई देता होगा मंच पर बहुत कम, क्या मुझे एक भी महिला नजर नहीं आ रही। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि हमारी पीढ़ी के इन जो गुरुजन बैठे, इनकी पीढ़ी के जो महिलाएं थी उनको पढ़ने का मौका नहीं मिला था, जिसकी बदौलत महिलाओं की संख्या कम है। और यहाँ जब इधर देखते हैं तो इनकी और आपकी संख्या में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। और जब कॉलेजों में, स्कूलों में जब टॉपर की गणना की जाती है तो टॉप 10 में से 8 महिलाएं होती है, लड़कियां होती है और 2 लड़के होते हैं। इसलिए आपकी कितनी ज्यादा जिम्मेदारी बन जाती है कि माता पिता ने आप पर इतना भरोसा किया, इतना विश्वास जताया, और जब आप घर से बाजार की तरफ, घर से कॉलेज की तरफ, घर से उच्च शिक्षा के लिए बाहर गांव से जाएं, तब रास्ते में जाते समय आपके क्या विचार आते होंगे मुझे पता नहीं, लेकिन एक बात तय करके जाना कि मुझे किस लिए भेजा जा रहा है और वो पीछे परिवार वाले क्या काम करते होंगे। मैं वहां जा रहा हूं, रूम लूंगा, हॉस्टल में रहेंगे, खर्चा लगेगा, और उस खर्चे के लिए जो पैसा आ रहा है वो कहां से आ रही है। किसी के पिताजी गाड़ी के ड्राइवर है, किसी के पिताजी बोरियों का काम करते हैं, कई लकड़ी का काम करते होंगे, और बहुत सारे किसानी का काम करते हैं जिनकी सिर्फ और सिर्फ इनकम खेती किसानी की है। अब खेती तो आपको पता है, जब अकाल पड़ेगा तो होना है नहीं, सूखा अकाल तो अपने मारवाड़ की विशेष परंपरा रही है ना, वो प्राकृतिक परंपरा है, अपन जो निभा रहे हैं सांस्कृतिक परंपरा है। जैसा यह साल भर आपके वार्षिक उत्सव होता है 6, 7, 8, 10 महीने बाद में, वैसे वैसे 8-10 साल के बाद में तो सूखा अकाल एक बार आ ही जाता है। अब उस दशा में भी अपने लिए वो खर्चा जुटाते हैं और फिर अपने को वहां पढ़ने के लिए भेजते हैं। और अपन सारे यहाँ से निकलने के बाद, मैं कह रहा हूँ 95% से ऊपर के विद्यार्थी, बाड़मेर के एक नया क्रेज आया टी पॉइंट्स, और उसमें भी बड़े कॉलम बने हुए होते हैं अलग अलग। एक कॉलम बाहर का जिसमें सामान्य, मतलब बाहर उस दुकान से बाहर का, जहां रास्ते चलते चलते लोग आराम से चाय पी लेते हैं। एक कॉलम अंदर का, जहां सिगरेट वाले पीने वाले वो लोग होते हैं। एक उससे भी ज्यादा पीछे एक और कॉलम बनाया जाता है जब पुड़ियों वाले लोग होते हैं। यह आपको एक नई बात मैं बता देता हूँ, क्योंकि अब आप जाने वाले हैं आगे 12वीं के बाद में, और विशेष रूप से इन चीजों का विशेष ध्यान रखना। पढ़ना हो या ना हो कोई जरूरी है ही नहीं, ये बाद की बात है। अपने माता पिता भी पढ़े थे या नहीं पढ़े ये कोई मायने नहीं रखता, नहीं पढ़े वो अनपढ़ रहे, लेकिन अपने को शिक्षा के लिए भेजा जा रहा है। लेकिन शिक्षा से पूर्व किन बातों का ध्यान रखना है वो जरूरी, वो ग्रहण कर ली तो फिर शिक्षा जरूरी है। यदि पूर्व की बातें अपने ध्यान में नहीं रही तो फिर शिक्षा का इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगा। आपने एक सुशील कुमार का नाम सुना है कभी? कोई लड़के जिन्होंने जो सोशल मीडिया पर देखते होंगे तो कभी सुना होगा। एक पवन कुमार का नाम, गोविंद जायसवाल का नाम, ऐसे लोगों का नाम सुना है कभी? अक्सर अपन ऐसे चीजों से वंचित रह जाते हैं क्योंकि अपने हैबिट में नहीं है वो। सुशील कुमार एक पहलवान थे, गोरख जी अच्छे से जानते होंगे। पहलवान थे, इतने अनुशासित पहलवान कि देश के लिए ओलंपिक में 2 बार मेडल लाने वाला एकमात्र व्यक्ति, और उसको अर्जुन अवार्ड दिया गया, देश का सर्वोच्च खेल रत्न। राजीव गांधी, अर्जुन अवार्ड, ऐसे खेल रत्न से नवाजा गया। और जब वो मंच पर आते ना तो अभिभाषण के द्वारा उनको जो उद्बोधन, उनका जो सम्मान होता वो इसी द्वारा होता था कि राजीव गांधी सम्मान, खेल रत्न से सम्मानित, अर्जुन अवार्ड सम्मानित फलाना व्यक्ति आ रहे हैं। लेकिन अनुशासन ने और वातावरण का कितना खेल होता है कि उसके ही साथ में तैयारी करने वाले एक और पहलवान, सागर, शायद सागर नाम था, साथ में ही तैयारी करने वाले, उनको वो सिखाते थे दांव पेंच कि मैं तो 2 मेडल लेके आया, अगली बार आपको किस प्रकार मेडल प्राप्त हो सकता है, कौन कौन से दाव पेंच वहां पर आपके सामने आ सकते हैं, सीखिए। और सीखते सीखते एक बार एक गैंग के चक्कर में वो आ जाता है। 2 मेडल जीतने के बाद कितना अनुशासित था, तब 2 मेडल आए हैं। खेल के अंदर 1-1 मिनट और 1-1 सेकंड अनुशासन होता है। विनेश फोगाट का नाम तो सुना है ना आपने? इस बार जब ओलंपिक में गई थी उस समय नाम तो सुना होगा ना, विनेश फोगाट। बच्चे सुना आपने नाम कभी? हाँ, वो अनुशासित है तब वहां पहुंची, लेकिन थोड़े से अनुशासनहीनता की वजह से 100 ग्राम वजन कम नहीं हो पाया, परिणाम स्वरूप उसको मेडल से, उस मैच से हाथ धोना पड़ा। तो 1 सेकंड, 1 मिनट, 1 घंटे का अनुशासनहीनता की वजह से वो पीछे रह गई। तो गुरुजन जो सारे कहते हैं अनुशासन करना है,
अनुशासन को अपन समझ नहीं पाते, इतना बड़ा शब्द है। जिस व्यक्ति ने अनुशासन नहीं सीखा है उसके ऊपर दूसरे व्यक्तियों ने राज किया है, दूसरे व्यक्तियों के विचारों ने राज किया है। तो अनुशासन का इतना इंपॉर्टेंस कि वो सुशील कुमार जो अनुशासन के माध्यम से उस पायदान पर पहुंचा, लेकिन अनुशासनहीनता की वजह से एक दूसरे लोगों के गलत संगत में आया, परिणाम स्वरूप आज तिहाड़ जेल के सलाखों के पीछे। ये उदाहरण क्या देते अपने को? ये सिखाते इस बात के लिए है कि व्यक्ति रास्ता कभी भी भटक सकता है। रास्ता भटकने की उम्र नहीं होती। अब आप भी जानते हैं कि आपकी क्लास में जब आप पढ़ते हो तो 5 विद्यार्थी टॉपर होते हैं, 5 विद्यार्थी मध्यम होते हैं और 10 विद्यार्थी कम पढ़ने वाले होते हैं। जब उनको गुरुजन पूछे तो कहते मार साहब मोरे दिमाग कमजोर है, मोने समझ में को इन बात। उनको सच बात ये पूछो कि बेटा इन पूरी क्लास में मोबाइल चलाने में सबसे होशियार कौन है, तो सबसे पीछे पंक्तियों में बैठे विद्यार्थी इम मार साहब मन ठाए। इसका मतलब आपका माइंड कमजोर नहीं है, आपका क्षेत्र कमजोर है, आपने दिशा गलत चयन की। दिशा गलत है, आपको दिशा के मोड़ने की आवश्यकता है। जिस दिन वो दिशा आप मोबाइल गेमिंग्स की दुनिया से छोड़कर, एंजॉय की लाइफ उसको छोड़कर जब थोड़ी सी कठिन तपस्या वाली भूमि में आ जाओगे, उस दिन अपनी दिशा भी सही हो जाएगी, चरित्र भी सही हो जाएगा, आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक सारी आवश्यकताएं उच्च हो जाएगी। लेकिन उसको मोड़ने के लिए आपको अच्छे अच्छे गुरुजनों की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि आप ये जिस जिंदगी के ना जिस उम्र में हो ना, ये उम्र बहुत भोली भाली है। कोई भी आपको पागल बना सकता है। मैं मान लो मोबाइल गेम का शौकीन हूँ, मुझे गेम खेलना पसंद है, तो आपको मैं 1 मिनट के लिए भोला भाला बना के उस गेम की दुनिया में ला सकता हूँ। आ जाए, इसमें कितना आनंद आ रहा है। अब इसमें से कितने लोग हैं जिनके सोशल मीडिया के अकाउंट्स नहीं है? सबके है लगभग। इतना सही छोटा बच्चा बैठा इसके भी है ना। इनके नाम का नहीं है तो दोष खैर इनका नहीं, इनकी मम्मी इनके नाम को बना देती हूँ, बना दो बेटा, चलाओ हूँ कहीं कोई, तुम मोटो हो नहीं चलाई है ना। लेकिन है जरूर। वो क्यों है? बिना समझ वो कैसे बना? समझ सब है, लेकिन अपने ये समझ नहीं कि सही कौन सा और गलत कौन सा। 2 बातों का जिंदगी में ध्यान रखिए। जिस दिन आप जब रास्ते से घर से जब विद्यालय की तरफ आए और आते जाते आपको बुजुर्ग व्यक्ति कोई मिले जो 45 साल के पार हो, और वो व्यक्ति कह दे कि फलाना का बच्चा और फलाने की बच्ची बहुत सिंसियर बच्चे हैं, इसका मतलब आपने जिंदगी में सब कुछ कमा लिया। और यदि आपको गुरुजन कहे कि ये बच्चा सिंसियर नहीं है, बुजुर्ग व्यक्ति कहे कि बच्चे में लखन नहीं है, और आपके छोटे छोटे दोस्त वो कहे वाह तू ही है के इस दुनिया का सबसे हीरा तू है, इसका मतलब आप समझ जाना कि आपकी जिंदगी अच्छी नहीं है। क्योंकि दोस्त अस्थायी है, चेंज होते रहेंगे, परिवर्तन होता रहेगा, उम्र बढ़ती रहेगी, वैसे वैसे परिवर्तन होगा। लेकिन गुरुजनों ने ये सारी की सारी बातें जो आप अब कर रहे हो, वो सारी शिक्षा उन्होंने सीख रखी है। उन्होंने उस शिक्षा का अनुभव ले रखा है कि इसका रास्ता कैसा होने वाला है। तो एक तो ये अपने मित्र मंडली का विशेष चयन रखें, सुशील कुमार जैसी मित्र मंडली नहीं रखें। और दूसरा, सोशल मीडिया का जमाना है। सोशल मीडिया के जमाने में मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आप बिल्कुल छोड़ दोगे, क्योंकि हम भी उसके आदी है और आप भी उसके आदी, छोड़ सकते ही नहीं। कितना भी हम भाषण दे दें, कितना भी ज्ञान दें, यदि कोई छोड़ सकता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन कई बार अपन देखते हैं कोई व्यक्ति कुंभ जाता, प्रयाग जाता, वहां जाके कहता आज के बाद चाय नहीं पियेंगे, वो नहीं करेंगे, वो छोड़ने लायक चीजें होती है, लेकिन उसमें भी लोग छोड़ नहीं पाते हैं। तो सोशल मीडिया जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे और इसका क्रेज बढ़ेगा। छोड़ना तो संभव नहीं है, लेकिन आप उसकी दिशा चेंज कर सकते हो। आप अच्छी अच्छी बातें उसके ऊपर सर्च करिए। आप 1-2 बार सर्च करोगे ना अच्छी बात है, तो बाकी अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाएगी। आप मान लो एक बार उसके ऊपर जाके सर्च किया हमारे गांव की विशेष न्यूज, तो आपके गांव की न्यूज ही आएगी बाद में। अब आप सर्च करते ही उसमें कोई जो कॉमेडी वाले वीडियो तो फिर आएंगे वो। हाँ, शिक्षा में भी कलाएं अलग अलग होती है। अब कई बच्चियां भाषण में बहुत शानदार कला है उनकी, कई नृत्य के अंदर बहुत सारी कलाएं हैं, कई लेखन कला में है, कई पोस्टर वगैरह इसमें हैं, चित्रकारी में है। तो ये कलाओं का पहचान करना ये हमारा काम है। आपके यहाँ गुरुजन जो पढ़ाते हैं वो भी कहते होंगे बेटा तेरे को इस फील्ड में ज्यादा जाना चाहिए। जैसे बच्ची एक सुनीता नाम के, इसको कहा कि भाषण कला अच्छी है तो आप बहुत आगे जाओगे, आगे मन संचालन करके आगे जहाँ भाषण कला की जरूरत होगी, जब डिबेट्स वगैरह होगी वहाँ भाग लोगे, बहुत अच्छा बोलती हो। तो ये जो परख करने का काम है ये गुरुजनों का है। लेकिन गुरुजन परख करने के बाद आपको जो बताएं उस पर, उस रास्ते पर चलना किसका काम है? कौन चलेगा उस पर? चलेंगे गुरुजी। गुरुजी चलेंगे तो गुरुजी का अच्छा होगा, आपका क्या होगा? चलना भी आपको पड़ेगा उस रास्ते पर, लेकिन अपन चलने के लिए उस पर
तैयार नहीं है, परिणाम स्वरूप अपना रास्ता एक दिशा से जो जिस दिशा में जाना वो छोड़कर दूसरी दिशा में चला जाता है। तो अनुशासन का, शिक्षा का, गुरुजनों के आदर और सत्कार का विशेष ध्यान रखें। मैं कई बार वहाँ जब विद्यार्थी हमारे वहाँ आते हैं पढ़ने के लिए तब पूछता हूँ कौन से विद्यालय से, कहाँ से आई। इसलिए पूछना पड़ता है कि उस व्यक्ति को, वैसे तो मैं सच बात यह है कि कोचिंग संचालक या कोचिंग के बाद की बात है, पहले एक शिक्षक का धर्म अपना होना चाहिए। शिक्षक का धर्म यह है कि कोचिंग चले ना चले बाद की बातें, ठीक है। कई जगह ऐसा होता है कि कोचिंग संचालक अपने आर्थिक फायदे के लिए विद्यार्थी जो कुछ कहे वो ठीक है, लेकिन अपनी प्रवृत्ति शुरू से ऐसी रही है कि अपन सच बोले बिना रह नहीं सकते। परिणाम स्वरूप कोई विद्यार्थी वहां आता है बाल वगैरह खड़ा करके ऐसा होलिया चेंज करके, मैं उसको कोचिंग में किसी एडिशन नहीं दूंगा। नहीं इसलिए देता हूं कि आप तो 3000 रुपये दे के मेरे मालिक बन जाओ कि हमने 3000 रुपये दिए, लेकिन उन 3000 रुपयों के चक्कर में कितने बच्चे आपसे गलत प्रेरणा लेके जाएंगे, कितने बच्चों का घर है वो उससे उजड़ सकता है भविष्य में, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति वैसी है तो वो शिक्षा कैसी देगा। उसको मैं कभी एडमिशन नहीं देता। और आपको मैं कहता हूं कि शिक्षक, आप पढ़े हुए हो, आपके पास शिक्षा है, इसका सबसे बड़ा नमूना लोगों के सामने पेश करना पड़ेगा। अब कई विद्यार्थी 8वीं 9वीं 10वीं क्लास से एक तो बाजू ऊपर चढ़ा के या फिर पैंट थोड़े ऊपर इस हिसाब से शेड करके बालों को इस हिसाब से बना के जाते हैं। फिर आप बेटा पढ़ने के चक्कर में नहीं जाते, आप वो रील्स वाली दुनिया में जाते हैं। उस रील्स वाली दुनिया का परिणाम उल्टा होता है। हो सकता है कहीं शिक्षण संस्थान हो, कोई कोचिंग हो, कहीं पर भी आपको एडमिशन दे, लेकिन आप वहां पर न केवल आप बर्बाद होंगे, मेरा यह मानना है कि बहुत सारे विद्यार्थियों को और वहां बर्बाद करोगे। इससे अच्छा है कि, और उससे बचने के लिए हम तो हालांकि जब विद्यालय में होते तब थोड़ी पिटाई धुनाई भी करते हैं। और कानून, अब आपको मैंने एक बार वीडियो में बताया भी, कानून अभी इस हिसाब का है कि हमें परमिशन देता नहीं, और उसकी जानकारी हमें पूरी है कि नहीं, लेकिन आप पूरी जानकारी रखते हो। मार सा मोरे हाथ लगाए कि नहीं लगाए, मम्मी ने पापा ने तैयार, या कानून का दरवाजा तैयार। और मैं ये कहता हूँ जिसके मम्मी पापा पीछे सशक्त होते हैं, मजबूत होते हैं और डर होता थोड़ा, तो यहाँ से टीचर एक थप्पड़ मारता है, घर जान शिकायत करें, मम्मी या पापा 2 थप्पड़ मारे, इनको मतलब तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है। और मम्मी के खयो मार सा हाल मेरे बेड़ो, इनको मतलब बेटा तुम्हारे मम्मी तुम्हारे रास्तों में नहीं ले जाना चाहिए, रास्ता गलत चूज हो रहा है। लेकिन आप वो बात नहीं समझते, वो बात समझ सकते हैं आपके माता पिता। तो अपने माता पिताओं को भी अच्छी अच्छी बातों के बारे में थोड़ी बताएं, सोशल मीडिया वगैरह उसके बारे में हो तो अच्छी बातें बताएं। आप गलत बातें उनको बता कर या ऐसे कॉमेडी सर्कस के अंदर बात उसको बांध कर मत रखें। अपने जीवन का निर्माण करना हो, चरित्र का निर्माण करना हो तो कहीं पर भी हो अच्छी बातें सीखें। दूसरी बात, एक महत्वपूर्ण और लास्ट बात यह है कि जब भी आप कोई चीज़ पढ़ाई करें, सब्जेक्ट के चयन के बारे में तो सारे गुरुजनों ने बता दिया। जब भी आप पढ़े, कई बार आपने सुना होगा कि कई विद्यार्थी 10-10 घंटे, कितने घंटे, मैं 15 घंटे लाइब्रेरी में पढ़ रहा हूँ, 12 घंटे लाइब्रेरी में पढ़ रहा हूँ। 12 घंटे और 15 घंटे, पहली बात तो कोई पढ़ सकता नहीं भाई, मैं तो मेरी कह रहा हूँ, मैंने तो कभी जिंदगी में 15 घंटे पढ़ा नहीं और ना कोई पढ़ सकता। मैं तो, मेरा ये मानना है कि दुनिया में सबसे ज्यादा कहीं ऊर्जा खर्च होती है ना, तो लोग भले के घरे थे पढ़ो, जन घर वाला कहने के थे हो रहा बैठा पढ़ो, थोड़ा तकलीफ किए गए, मोने कितो काम करना पड़े, वो सारा काम सरल है। दुनिया का सबसे कठिन काम है पढ़ाई करना। आप 2 घंटे यदि पूर्ण मनोयोग से पढ़ाई करते हो तो आपको भूख लगनी लाजमी है, 2-2.5 घंटे बाद भूख लग जाती है। पूर्ण मनोयोग से पढ़ते हो तो, है ना, बातों करता करता पढ़ो तो 2 नहीं 10 घंटे पढ़ो तो भी कोई भूख नहीं लगती, क्योंकि ऊर्जा खर्च हुई नहीं। अब पूर्ण मनोयोग से पढ़ने का मतलब यह है कि मेरा यह मानना है कि गर्मी हो या सर्दी, 2 घंटे पूर्ण मनोयोग से पढ़ने वाला विद्यार्थी के चेहरे पर पसीना आपको नजर आने लग जाएगा। और जब पसीना नजर आने लग जाए, इसका मतलब इस 2 घंटे में बहुत कड़ी मेहनत की इस विद्यार्थी ने, तब तो आपकी एनर्जी खर्च होगी। और जितनी एनर्जी आप खर्च करोगे, आपको पता है ना, सूर्य से अपने यहाँ विकिरणें आती है, कुछ अपने को गर्म रखती है, पृथ्वी को गर्म करती है। आप समझते हो कि यहाँ से वापस भी किरणें जाती है। यदि वापस नहीं जाती तो दिल्ली का 30 डिग्री 35 डिग्री टेम्परेचर आता है, वो यदि दिल्ली यहाँ इकट्ठा होता तो अपन तो पिघल जाते हैं। तो जितना सूर्य का तापमान आता है उतना उतना पृथ्वी से पार्थिव विकिरणों में वापस भी जाता है, वो बराबर होता है, बैलेंस बना, उसको हीट बजट कह रहे हैं हमारे भूगोल की भाषा में। तो जितनी आप ऊर्जा खर्च करोगे उतनी ही ऊर्जा आपको वापस मिलेगी। आप ऊर्जा खर्च करें हो पढ़ाई को पढ़ने में, पढ़ाई आपको वापस, शिक्षा जो है वो शिक्षा वापस आपको ऊर्जा देगी कलम की ताकत के रूप में।
एक गोविंद जायसवाल के व्यक्ति का नाम आपने कभी सुना नहीं सुना? एक बात मैं आपको बता देता हूं। बिहार का एक रहने वाला व्यक्ति जिसके पिताजी टायर पंचर का काम करते थे और बहुत गरीब परिवार, एक सौंदड़ी जगह ना पे कौन देशी भाषा में सौंदड़ी बनौरी 10-12 परिवार के मेंबर उसी एक छोटे से घर में निवास करते थे और उसके सामने एक बहुत बड़ी 3 मंजिल बिल्डिंग्स बनी हुई थी। उस बिल्डिंग में रहने वाले व्यक्ति आईएएस की तैयारी करता था। गोविंद जायसवाल क्लास 10th का वहाँ टॉपर था। फिर किसी ने वहाँ पर 1-2 बार कोई एसडीएम वगैरह गांव के अंदर आए, उसके पिताजी की जो टायर पंचर की दुकानें वगैरह थी वो अतिक्रमण के रूप में कोई हटाने का प्रयास वैसा किया, तो उसको उसके बारे में लगा कि भाई ये जो 3 मंजिल की बिल्डिंग है ये तो अवैध में है, उसको तो कोई हटा नहीं रहा है, जबकि मेरी एक छोटी सी दुकान है उसको हटाने के लिए एसडीएम वगैरह सारी फोर्स लग गई, तो इसका कोई निजात क्या हो सकता है? ये कौन है एसडीएम, क्या ताकत होती है इनके पास? जब उसने 10th क्लास में सारी बात समझी तो उसके मन में ठान लिया कि मुझे कुछ नहीं तो कम से कम ये एसडीएम पोस्ट तो प्राप्त करनी है, बनो तो इससे ऊपर। फिर बाद में लोगों ने बता दिया कम से कम ये पोस्ट तो प्राप्त करनी है और उसके लिए वो दिन रात जुट गया कि मुझे इसके बारे में कुछ जानकारी मिले। दिन दिन वो जाता, पिताजी की दुकानें जो थी जहाँ पर दूसरी जगह लगाई वहाँ पर जाता, टायर पंचर काम करता, जैसे ही मौका मिलता उस कैबिन जिसको कहते हैं कैबिन के पीछे जाकर पढ़ाई करना शुरू कर देता। एक बार वहाँ से कोई व्यक्ति निकला, उसने कहा बेटा तू पढ़ाई कराए, तेरे मन के अंदर ये पढ़ाई का जज्बा और पिताजी का वो काम, ये संभव है ही नहीं। बात 2008-9 की है। ऐसा संभव नहीं है कि पिताजी वहां काम करे और तू शिक्षा ऐसे कलेक्टर बन जाएगा, ये संभव नहीं हो सकता। संभव नहीं होने का कारण है कि आसपास ऐसा कोई वातावरण था ही नहीं। एक टैक्सी वाले का लड़का, एक टायर पंचर वाले व्यक्ति का लड़का कोई कलेक्टर बन जाए, उसके लिए थोड़ी सी आर्थिक आवश्यकता भी होती है। कहीं पर उसको पढ़ने के लिए जाना पड़ेगा, कोई शिक्षण संस्थान में जाना पड़ेगा, कोचिंग्स लेनी पड़ेगी। लेकिन उसने कहा जो कुछ करना वो करूंगा, लेकिन मुझे बनना तो आईएएस है, बस कुछ भी करना पड़े। वहाँ से वो 12th और ग्रेजुएशन वहाँ से करने के बाद दिल्ली चला जाता है और दिल्ली बच्चों को पढ़ाना, वहाँ मधुबन नगर वहाँ पर बच्चों को पढ़ाने की प्रक्रिया शुरू कर, ट्यूशन शुरू करता है और महीने के 7-8 हज़ार रुपये कमाता है। उससे अपना खर्चा चलाता है और खर्चा चलाने से साथ में पढ़ाई करता है। उसको एक बात समझ में आ गई कि मैं जितनी ऊर्जा इसमें खर्च करूंगा उतनी ऊर्जा मेरे कलम के रूप में वापस आएगी और उतनी ही तेज और गहरी स्याही उस कलम से चलेगी। परिणाम स्वरूप वो 2008-9 के रिजल्ट में आईएएस का टॉपर बनता है, 2 या 3 या 4 रैंक से टॉपर बनता है और वापस उसी बिहार के अंदर जाकर वो जिला कलेक्टर के पोस्ट पर पदस्थापित होता है। अब आप सोचो कि उसने कितनी ऊर्जा खर्च की होगी। भाई जिसके पास धनबल है, पैसे, वो तो शिक्षण संस्थान सारी चीजें कर सकता है, लेकिन एक गरीब व्यक्ति जो है वो उठकर ये काम करना बहुत मुश्किल काम होता है। सोचने में समझने में तो अपनों बहुत सरल लगता है, सुनने में कुछ नहीं लगता, लेकिन नसीब होना बहुत मुश्किल काम है। तो एक तो अपनी कलम की धार को, कलम की ताकत को बढ़ाने का काम करिए। सारे गुरुजन वृंद यहाँ बैठे हैं, ये बहुत गहरी और उस तपती हुई जो भटिया है उनमें से निकल के आए हैं। उन्होंने आजकल विद्यार्थियों को देखते हैं, कोई जब बाहर निकलता थोड़ी तो धूप होती है तो हमारे साथ तावड़ो लाके माने, तो अरे बेटा आपसे भी बहुत फूट रहे और गुलगुले चेहरे के लोग जेलों के अंदर सड़ रहे हैं। फूट रही से कोई शिक्षा नहीं आती और ज्यादा शरीर का ध्यान रखने से और ज्यादा इस प्रकार की जो बाह्य जो आकर्षक व्यवहार है उसको दिखाई देने से शिक्षा प्राप्त नहीं होगी। आपसे भी बहुत अच्छे लोग, बड़े लोग, फूट रहे लोग इस दुनिया में है, लेकिन उनका रास्ता अलग चुन लिया। फूट रही के चक्कर में जेलों के सलाखों के पीछे चले गए, है ना। लेकिन यहाँ सारे जो लोग बैठे सारे फूट रहे नहीं भी हो सारे, लेकिन फिर भी कलम की ताकत इन सब के पास में है। किसी के पास में कोई न कोई पद तो जरूर है। तो बेटा एक तो अपने शरीर का, मैं ये कह रहा हूँ आंतरिक जो चीजें हैं उनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। माइंड का ध्यान रखना, क्या खाना क्या पीना, परिवार में जो चीजें देशी वो जरूरी है, लेकिन आकर्षक के इस माहौल से बचना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चीजें है ना ये आपको दिग्भ्रमित कर सकती है। अपना एक अंततः लक्ष्य ये है कि व्यक्ति के जीवन का दिग्भ्रमित ना हो, उसके जीवन का चरित्र कैसे निर्माण करना हो, व्यवहार कैसा हो, उसके लिए सारी बातें और सारा काम अपने को करना है। आज बोडवा गांव के विद्यालय ने यहाँ पर मुझे बुलाया, मान सम्मान दिया और आप जैसे छोटे मोटे बच्चों से मिलने का मौका मिला और इस संस्था का बहुत बहुत आभार। सारे गुरुजन वृंद सामने बैठे हैं, इनसे मिलने का मौका मिला। और एक लास्ट बात ये भी है कि कई बार हम जब संस्थाओं में जब पढ़ाते जो प्राइवेट संस्थाएं जब शुरू कर देते हैं तो लोग थोड़े हमें भी आलोचना के शिकार भी हम हो जाते हैं।
लोग कहते हैं कि उन्होंने मूल अपना कर्तव्य वो छोड़ दिया और दूसरे काम में चले गए। जैसे मैं कोचिंग चलाता हूँ तो विद्यार्थी कई लोग आते हैं कहते हैं कि भाई मार साहब थे तो पढ़ा उठा पर सरकारी स्कूल में कहता थे तो धंधे में क्या रह गए। तो ऐसा है बेटा, दुनिया के इस जो आलोचना का माहौल होता है उसमें आपको गिर जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको भी मैं कहूँगा बहुत सारी आलोचना, आपके खेल का मैदान तो देखा है ना, बैट्समैन 2 खेलते हैं, एक बॉलिंग करता है और 11 10 12 13 खिलाड़ी बीच में होते हैं, पूरी दर्शक दीर्घा भरी हुई होती है ना। अब उसमें से जब एक कोई आउट हो जाता, छक्का लगाता तो पूरी वहां से कितनी डेसिबल्स की ध्वनि वहां से आती, कितनी आवाज होती है। यदि वो खिलाड़ी सारे उधर देखने लग जाए तो क्या हो रहा है तो उस गेंद किधर जाएगी, आउट कैसे होगा, वो नहीं हो पाएगा। तो इतने सारे हो हल्ला होता है, पास में आलोचनाएं भी होती होगी, उसमें कई बीच में कोई बोतलें फेंकता होगा, कोई कुछ करता होगा, लेकिन उन खिलाड़ियों का ध्यान उसकी तरफ कभी भी नहीं जाता क्योंकि उनका टारगेट दूसरा है। बाहर वाले बैठे उनका टारगेट दूसरा है और उनका टारगेट दूसरा है। तो अपना भी जब अपन प्रोफेशन में होते हैं, धंधे में होते हैं, काम में होते हैं तो अपना काम दूसरा होता है। मेरा यह शुरुआत से टारगेट रहा है कि मैंने तो जो रोजगार प्राप्त किया कर लिया, लेकिन अब अन्य लोगों को रोजगार देना है कैसे भी। अब मान लो शिक्षण संस्था चला रहा हो तो कम से कम 10-15 आदमी वहां काम लगे हुए हैं। अब मान लो कोई नया एक और काम शुरू करना है तो उसमें और लोग काम करेंगे। और दूसरी बात, यदि मैं शिक्षक हूं और उस विद्यालय में सिर्फ पढ़ाता हूं तो वहां विद्यालय के विद्यार्थियों को पढ़ा पाऊंगा नहीं। तो आप आपसे रूबरू होने का मौका मिला, अब मैं यहाँ इनको कह के जाऊंगा, आप में भी कोई न कोई गरीब व्यक्ति होगा जिनके या तो माता नहीं है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ